नमस्कार, मैं हूं शिखा राजता और आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा YouTube चैनल लीगल पॉइंट। दोस्तों, कानून की दुनिया में हर दिन नए और महत्वपूर्ण निर्णय आते हैं जो न केवल वकीलों और छात्रों के लिए बल्कि आम जनता के लिए भी बहुत मायने रखते हैं। आज के इस एपिसोड में हम हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के हाल ही में आए SIX ऐसे ही ऐतिहासिक और दिलचस्प फैसलों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। ये मामले नौकरी, मुआवजे, चेक बाउंस और विभागीय जांच जैसे महत्वपूर्ण विषयों से रिलेटेड हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का ये कानूनी सफर। पहला मामला, केस का विवरण। केस का नाम अतुल तोमर बनाम HP, स्टेट कून ऑपरेटिव मार्केटिंग एंड कंज्यूमर फेडरेशन लिमिटेड। केस नंबर CWPOA संख्या 5847 वर्ष 2020। बेंच माननीय न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और माननीय न्यायाधीश रंजन शर्मा। इस मामले में याचिकाकर्ता को वर्ष 2010 में एक उचित चयन प्रक्रिया के माध्यम से अकाउंटेंट के पद पर अनुबंध कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर नियुक्त किया गया था। उस समय फेडरेशन के भर्ती और पदोन्नति नियमों RNP रूल्स में केवल नियमित यानी रेगुलर भर्ती का ही प्रावधान था। अनुबंध पर नियुक्ति का कोई प्रावधान नहीं था। अनुबंध पर नियुक्ति का नियम तो वर्ष 2012 में नियमों में संशोधन करके जोड़ा गया। याचिकाकर्ता को 5 साल बाद नियमित किया गया, लेकिन उन्होंने अपनी शुरुआती नियुक्ति की तारीख से ही नियमितीकरण की मांग की, जिसे विभाग ने अस्वीकार कर दिया। इस केस में शामिल कानूनी बिंदु, सर्विस लॉ का सिद्धांत। कोर्ट ने कहा कि सरकारी विभागों में कोई भी नियुक्ति भर्ती और पदोन्नति नियमों RNP रूल्स के अनुसार ही होनी चाहिए। यदि नियमों में अनुबंध पर नियुक्ति का प्रावधान नहीं है तो सरकारी नीति या निर्देशों के आधार पर ऐसी नियुक्ति नहीं की जा सकती। नियमों की सर्वोच्चता। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वैधानिक नियम यानी स्टैट्यूटरी रूल्स सरकारी निर्देशों या पॉलिसी से ऊपर होते हैं। निर्देश नियमों को केवल स्पष्ट कर सकते हैं, उन्हें बदल या ओवरराइड नहीं कर सकते। भर्ती के समय लागू होने वाले नियम। किसी भी भर्ती प्रक्रिया पर वही नियम लागू होते हैं जो प्रक्रिया शुरू होने के समय मौजूद थे। बाद में नियमों में किया गया कोई भी संशोधन उस भर्ती प्रक्रिया पर लागू नहीं होता। राहत और परिणामी लाभ। कोर्ट ने माना कि जब याचिकाकर्ता की नियुक्ति अनुबंध पर की गई तो यह गैर कानूनी था, क्योंकि नियम केवल नियमित नियुक्ति की अनुमति देते थे। इसलिए याचिकाकर्ता को उसकी शुरुआती नियुक्ति की तारीख से ही नियमित माना जाएगा। हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता के पक्ष में फैसला सुनाया। कोर्ट ने विभाग के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें उनकी मांग को खारिज किया गया था और यह निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता को उनकी शुरुआती नियुक्ति की तारीख यानी 1 नवंबर 2010 से ही नियमित कर्मचारी माना जाए और उन्हें सभी परिणामी लाभ जैसे वरिष्ठता और वेतन वृद्धि दिए जाएं। दोस्तों, ये मामला हमें बताता है कि सरकारी नौकरियों में कानूनी नियमों का पालन कितना जरूरी है। उम्मीद है आपको ये विश्लेषण पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल लीगल पॉइंट को सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, वो जो घंटी का आइकॉन है उसे भी ज़रूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिले। अब बढ़ते हैं अपने अगले मामले की ओर। दूसरा मामला, केस का विवरण। केस का नाम द यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी बनाम विजय कुमार व अन्य। केस नंबर FAO संख्या 107 वर्ष 2013। बेंच माननीय न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर। यह मामला एक मोटर दुर्घटना के मुआवजे से जुड़ा है। इंश्योरेंस कंपनी ने मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल MACT के फैसले के खिलाफ अपील की थी। कंपनी का मुख्य तर्क यह था कि जिस जीप से दुर्घटना हुई उसके ड्राइवर का ड्राइविंग लाइसेंस नकली था, इसलिए कंपनी मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी नहीं है। कंपनी ने अपनी बात साबित करने के लिए ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के एक पत्र और एक सर्वेयर की रिपोर्ट का हवाला दिया, जो कोर्ट की फाइल में तो थे लेकिन उन्हें सबूत के तौर पर कभी पेश या साबित नहीं किया गया। वहीं गाड़ी के मालिक का कहना था कि उसने ड्राइवर को नौकरी पर रखने से पहले उसका लाइसेंस चेक किया था और उसकी ड्राइविंग भी परख ली थी। इस केस में शामिल कानूनी बिंदु, सबूत का भार, बर्डन ऑफ प्रूफ। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 149(2)(a)(2) के तहत ये साबित करने का भार बीमा कंपनी पर होता है कि ड्राइवर का लाइसेंस वैध नहीं था। मालिक का कर्तव्य। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ड्राइवर रखते समय मालिक का कर्तव्य लाइसेंस की जांच करना और ड्राइवर की ड्राइविंग क्षमता से संतुष्ट होना है। मालिक से यह उम्मीद नहीं की जाती कि वह लाइसेंसिंग अथॉरिटी से लाइसेंस की सत्यता का सत्यापन कराए जब तक कि बीमा कंपनी ऐसा करने के लिए विशेष रूप से न कहे। सबूत की स्वीकार्यता। कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण कानूनी सिद्धांत को समझाया।
यदि कोई दस्तावेज केवल कोर्ट की फाइल में रखा है, लेकिन किसी गवाह ने गवाही के दौरान उसका उल्लेख नहीं किया और न ही उसे कानूनी रूप से प्रदर्शित एग्जिबिट किया गया है, तो ऐसे दस्तावेज पर विचार नहीं किया जा सकता। तीसरे पक्ष का दावा, थर्ड पार्टी क्लेम। यदि मालिक ने ड्राइवर रखते समय उचित सावधानी बरती है, तो तीसरे पक्ष के दावे की स्थिति में बीमा कंपनी अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती, भले ही बाद में लाइसेंस नकली पाया जाए। हाई कोर्ट ने बीमा कंपनी की अपील को खारिज कर दिया। कोर्ट ने माना कि कंपनी यह साबित करने में विफल रही कि लाइसेंस नकली था, क्योंकि उसने जिन दस्तावेजों पर भरोसा किया उन्हें कानूनी रूप से साबित नहीं किया गया था। कोर्ट ने यह भी कहा कि वाहन के मालिक ने अपना कर्तव्य निभाया था, इसलिए बीमा कंपनी मुआवजे का भुगतान करने के लिए बाध्य है। तीसरा मामला, केस का विवरण। केस का नाम दिनेश कुमार बनाम संजीव कुमार वर्मा। केस नंबर क्रिमिनल अपील संख्या 446 वर्ष 2023। बेंच माननीय न्यायाधीश राकेश कैंथला। यह मामला नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 128 के तहत चेक बाउंस का है। शिकायतकर्ता का कहना था कि आरोपी ने उससे वर्ष 2015 में सेब की फसल खरीदने के बदले 14 लाख रुपए के 3 चेक दिए थे, जो बाउंस हो गए। निचली अदालत ने आरोपी को बरी कर दिया था, जिसके खिलाफ यह अपील दायर की गई। निचली अदालत ने पाया कि शिकायतकर्ता ने जिरह क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान कहा था कि उसका आरोपी से 2015 से पहले कोई लेन देन नहीं था, लेकिन आरोपी ने बैंक स्टेटमेंट से यह साबित कर दिया कि उसने 2014 में शिकायतकर्ता के खाते में 2,10,000 रुपए जमा करवाए थे। इस विरोधाभास के कारण निचली अदालत ने शिकायतकर्ता की कहानी को संदिग्ध माना। इस केस में शामिल कानूनी बिंदु, बरी होने के खिलाफ अपील अगेंस्ट एक्विटल। हाई कोर्ट ने दोहराया कि बरी होने के फैसले में हस्तक्षेप तभी किया जा सकता है जब निचली अदालत का फैसला पूरी तरह से अनुचित, परवर्स हो या सबूतों को गलत तरीके से पढ़ा गया हो। यदि सबूतों के आधार पर 2 उचित निष्कर्ष संभव हों, तो बरी करने के फैसले को पलटा नहीं जाना चाहिए। एनआई एक्ट की धारा 139 का अनुमान, प्रिजम्पशन अंडर सेक 129। कानून यह मानता है कि चेक किसी कानूनी देनदारी के लिए दिया गया है, लेकिन यह एक खंडन करने योग्य अनुमान, रिबटेबल प्रिजम्पशन है। आरोपी इस अनुमान को न केवल अपने सबूत पेश करके, बल्कि शिकायतकर्ता की गवाही और जिरह में मौजूद विरोधाभासों का उपयोग करके भी खारिज कर सकता है। सबूत का स्तर, आरोपी को अपना बचाव साबित करने के लिए संभावनाओं की प्रबलता, प्रिपॉन्डरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज के मानक को पूरा करना होता है, न कि संदेह से परे साबित, प्रूफ बियॉन्ड रीजनेबल डाउट करना होता है। शिकायतकर्ता के बयान में विरोधाभास। जब शिकायतकर्ता का बयान, जैसे कि पहले कोई लेन देन नहीं था, दस्तावेजी सबूतों से झूठा साबित हो जाता है, तो यह आरोपी के बचाव को मजबूत करता है और चेक के पीछे की कहानी को संदिग्ध बना देता है। हाई कोर्ट ने निचली अदालत के बरी करने के फैसले को बरकरार रखा और शिकायतकर्ता की अपील खारिज कर दी। कोर्ट ने माना कि आरोपी ने शिकायतकर्ता के बयान में एक बद्धा झूठ उजागर करके सफलतापूर्वक यह संभावना पैदा कर दी थी कि चेक किसी कानूनी देनदारी के लिए नहीं दिए गए थे। इसलिए निचली अदालत का नजरिया उचित था और उसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। ये मामला दिखाता है कि चेक बाउंस के केस में शिकायतकर्ता को भी सच बोलना कितना जरूरी है। एक छोटा सा झूठ भी पूरा केस पलट सकता है। दोस्तों, अगर आपके मन में इन मामलों को लेकर कोई सवाल है या आप किसी और कानूनी विषय पर वीडियो चाहते हैं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। और हाँ, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लीजिए। चौथा मामला, केस का विवरण। केस का नाम महेश गौतम बनाम राजीव कोहली। केस नंबर क्रिमिनल रिवीजन संख्या 56 वर्ष 2024। बेंच माननीय न्यायाधीश राकेश कैंथला। यह भी चेक बाउंस का एक और दिलचस्प मामला है, जिसमें याचिकाकर्ता को निचली अदालत और पहली अपीलीय अदालत दोनों ने दोषी ठहराया था। याचिकाकर्ता ने 2,63,000 रुपये से ज्यादा का एक चेक दिया था, जो अपर्याप्त धनराशि, इनसफिशिएंट फंड्स के कारण बाउंस हो गया। याचिकाकर्ता ने कई तरह के बचाव पेश किए, जैसे कि चेक किसी तीसरे पक्ष के लेन देन के लिए एक खाली, बिना हस्ताक्षर वाली सुरक्षा सिक्योरिटी के रूप में दिया गया था। उसने यह भी दलील दी कि चेक पर उसके हस्ताक्षर बैंक में मौजूद उसके नमूना हस्ताक्षर से मेल नहीं खाते। इस केस में शामिल कानूनी बिंदु, पुनरीक्षण का सीमित क्षेत्राधिकार, लिमिटेड रिविजनल जुरिस्डिक्शन। हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पुनरीक्षण रिवीजन में अदालत एक अपीलीय अदालत की तरह काम नहीं करती।
वह सबूतों का फिर से मूल्यांकन नहीं कर सकती, बल्कि केवल यह देखती है कि क्या निचली अदालतों के फैसले में कोई कानूनी त्रुटि या पैटेंट परवर्सिटी है। हस्ताक्षर मेल नहीं खाते, सिग्नेचर्स डिफर के कारण चेक का अनादरण। कोर्ट ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। यदि चेक हस्ताक्षर मेल नहीं खाते के कारण बाउंस होता है, तो भी यह धारा 128 के तहत अपराध माना जाएगा। कोर्ट ने कहा कि यह भी एक तरह से चेक जारी करने वाले की ही गलती है। नोटिस की तामील, सर्विस ऑफ नोटिस। यदि पंजीकृत डाक रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजा गया कानूनी नोटिस लेने से इनकार, रिफ्यूज्ड की टिप्पणी के साथ वापस आता है, तो इसे कानूनी रूप से तामील, सर्व्ड माना जाता है। असंभावित बचाव, इम्प्रॉबेबल डिफेंस। याचिकाकर्ता का यह बचाव कि उसने एक खाली और बिना हस्ताक्षर वाला चेक सुरक्षा के रूप में दिया था, अदालत को बहुत ही अविश्वसनीय और बाद में गढ़ी गई कहानी लगी। हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता की पुनरीक्षण याचिका को खारिज कर दिया और निचली अदालतों द्वारा दी गई सजा को बरकरार रखा। कोर्ट ने माना कि याचिकाकर्ता के बचाव अविश्वसनीय थे और हस्ताक्षर मेल न खाना उसे धारा 128 की जिम्मेदारी से नहीं बचा सकता। पांचवा मामला, केस का विवरण। केस का नाम नरेश कुमार और गोदू बनाम संध्या देवी व अन्य। केस नंबर सिविल रिवीजन संख्या 71 वर्ष 2020। बेंच माननीय न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर। यह मामला मोटर दुर्घटना मुआवजे के एक अवार्ड को लागू कराने यानी उसकी वसूली से जुड़ा है। याचिकाकर्ता डिक्री होल्डर ने मुआवजे की वसूली के लिए एक निष्पादन याचिका एग्जीक्यूशन पिटीशन दायर की थी। जब यह याचिका अदालत में लंबित थी, तो प्रतिवादी जजमेंट डेटर संध्या देवी ने यह जानते हुए भी कि उसकी संपत्ति को कुर्क करने की मांग की गई है, अपनी अचल संपत्ति अपनी भतीजियों के नाम कर दी ताकि उसे मुआवजा न देना पड़ रहे। जब निचली अदालत MACT के सामने यह मामला आया, तो उसने संपत्ति कुर्क करने की अर्जी खारिज कर दी। इस केस में शामिल कानूनी बिंदु, लेस पेंडेंस का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ लेस पेंडेंस। संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम 1882 की धारा 52 के अनुसार यदि किसी अचल संपत्ति पर किसी अदालत में कोई मुकदमा या कार्यवाही लंबित है, तो उस संपत्ति को मुकदमे के किसी भी पक्ष द्वारा हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है जिससे दूसरे पक्ष के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े। कोर्ट ने कहा कि यह सिद्धांत MST की निष्पादन कार्यवाही पर भी लागू होता है। धोखाधड़ी से किया गया हस्तांतरण, फ्रॉड्यूलेंट ट्रांसफर। जब जजमेंट डेटर को निष्पादन याचिका का नोटिस मिल चुका हो और उसे पता हो कि उसकी संपत्ति कुर्क हो सकती है, उसके बाद संपत्ति का हस्तांतरण करना डिक्री को विफल करने के लिए एक धोखाधड़ी वाला कार्य माना जाता है। MACT की निष्पादन शक्तियां। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि MACT अपने अवार्ड को लागू करने के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 21 ऑर्डर 1 के तहत एक सिविल कोर्ट की तरह ही शक्तियां इस्तेमाल कर सकती है। अदालत का कर्तव्य। यदि कोई पक्ष गलत कानूनी प्रावधान के तहत राहत मांगता है, तो भी अदालत का यह कर्तव्य है कि वह न्याय सुनिश्चित करने के लिए सही कानून लागू करे। हाई कोर्ट ने निचली अदालत MACT के आदेश को रद्द कर दिया। कोर्ट ने फैसला सुनाया कि जजमेंट डेटर द्वारा किया गया संपत्ति का हस्तांतरण लीज पेंडेंस के सिद्धांत से प्रभावित था और अमान्य था। कोर्ट ने MACT को निर्देश दिया कि वह उस हस्तांतरित संपत्ति को कुर्क करे और उसकी नीलामी करके डिक्री होल्डर को मुआवजे की राशि का भुगतान सुनिश्चित करे। दोस्तों, यह मामला उन लोगों के लिए एक बड़ी सीख है जो अदालती फैसलों से बचने के लिए अपनी संपत्ति दूसरों के नाम करने की कोशिश करते हैं। कानून की नज़र से बचना इतना आसान नहीं है। अगर आपको हमारी यह जानकारी उपयोगी लग रही है, तो कृपया इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी इन कानूनी पहलुओं से अवगत हो सकें। और अब आज के आखिरी मामले की ओर बढ़ते हैं। छठा मामला, केस का विवरण। केस का नाम डॉ. सुभाष ठाकुर बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य व अन्य। केस नंबर CWPOA संख्या 67/220 वर्ष 2020। बेंच माननीय न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और माननीय न्यायाधीश रंजन शर्मा। ये मामला एक सरकारी डॉक्टर के खिलाफ हुई विभागीय जांच से जुड़ा है। याचिकाकर्ता पर यह आरोप था कि उन्होंने नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस NPA लेने के बावजूद एक निजी अस्पताल में एक सर्जरी में सहायता की थी। इस मामले में जांच अधिकारी इंक्वायरी ऑफिसर ने एक बहुत ही अस्पष्ट रिपोर्ट दी। रिपोर्ट में यह नहीं कहा गया कि आरोप सिद्ध हुआ है या सिद्ध नहीं हुआ,
बल्कि यह कहा गया कि डॉक्टर की संलिप्तता की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इसी अस्पष्ट रिपोर्ट के आधार पर अनुशासनात्मक प्राधिकरण डिसिप्लिनरी अथॉरिटी ने डॉक्टर पर वेतन कटौती का दंड लगा दिया। इस केस में शामिल कानूनी बिंदु, विभागीय जांच में सबूत का स्तर। कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण सिद्धांत स्थापित किया कि विभागीय जांच की रिपोर्ट में निष्कर्ष बिल्कुल स्पष्ट और निर्णायक होना चाहिए। संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता जैसी अस्पष्ट टिप्पणी सबूत नहीं है। शक चाहे कितना भी मजबूत क्यों न हो, वह सबूत की जगह नहीं ले सकता। अस्पष्ट जांच रिपोर्ट एक ऐसी जांच रिपोर्ट जो यह तय नहीं कर पाती कि आरोप सिद्ध हुआ है या नहीं, किसी भी दंड का आधार नहीं बन सकती। अनुशासनात्मक प्राधिकरण की भूमिका। यदि अनुशासनात्मक प्राधिकरण को एक अस्पष्ट जांच रिपोर्ट मिलती है तो उसे मामले को आगे की जांच के लिए वापस भेजना चाहिए। यदि वह उस अस्पष्ट रिपोर्ट को स्वीकार कर लेता है तो वह उसके आधार पर दंड नहीं दे सकता। न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू। हालांकि हाई कोर्ट आमतौर पर विभागीय जांच के निष्कर्षों में हस्तक्षेप नहीं करता है, लेकिन यदि रिकॉर्ड पर परवर्सिटी हो, जैसे कि एक अस्पष्ट रिपोर्ट के आधार पर दंड देना, तो कोर्ट हस्तक्षेप कर सकता है। हाई कोर्ट ने डॉक्टर पर लगाए गए दंड के आदेशों को रद्द कर दिया। कोर्ट ने माना कि जांच रिपोर्ट निर्णायक नहीं थी और एक अस्पष्ट खोज के आधार पर किसी को दंडित नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने यह भी कहा कि चूंकि मामला लगभग 9 साल पुराना है, इसलिए इसे दोबारा जांच के लिए भेजना उचित नहीं होगा। तो दोस्तों, ये थे हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के SIX महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक फैसले। उम्मीद है कि इन मामलों के विश्लेषण से आपकी कानूनी समझ और बढ़ी होगी। हमारा उद्देश्य हमेशा यही रहता है कि कानून की जटिलताओं को सरल भाषा में आप तक पहुंचाएं। आपका इस चैनल को दिया गया प्यार और समर्थन ही हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा है। आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे कुछ और नए कानूनी मामलों के साथ। तब तक के लिए मुझे शिखा राजता को दीजिए इजाजत। जय हिंद।